हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर सी टेट के भी पेपर फर्स्ट जो कि कक्षा 1 से 5वीं तक और पेपर सेकंड जो कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक के जो 2 पेपर होना है सी टेट में, तो उनके भी मैं सिलेबस अनुसार चुन-चुन के क्वेश्चन क्वेश्चन डाल के आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊँगा और साथ में पीडीएफ भी उपलब्ध करवाऊँगा, जिसे आप डाउनलोड कर कर अपना घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज से हमारा सी टेट का प्रैक्टिस सेट 1 यानी कि प्रैक्टिस सेट पहला जो कि पेपर फर्स्ट क्लास 1 से 5वीं तक का जो एग्ज़ाम्स होना है उसके लिए मैंने यह प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। इसी प्रकार से मैं पेपर सेकंड जो कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक होगा, उसको भी मैं सिलेबस अनुसार इसी प्रकार से तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाऊँगा। और मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं। तो आप जिनका भी पेपर बाकी है वह प्लेलिस्ट में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी जितने जितने प्रैक्टिस सेट मैंने डाले हैं उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज से हमारा सी टेट का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ऐसे ही प्रतिदिन नए-नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए और साथ में पीडीएफ पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और मैं जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के इसी प्रकार से चुन-चुन के यानी कि आप एक तरफ से ये समझिए कि मैं सभी किताबों का निचोड़ इन प्रैक्टिस सेटों में डालता हूँ, क्योंकि 10 क्वेश्चन इस किताब से, 10 क्वेश्चन इस किताब से, इस प्रकार से सभी का निचोड़ मैं आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेटों में देता हूँ और सिलेबस अनुसार देता हूँ, जिस प्रकार से जिस एग्ज़ाम्स का सिलेबस होता है। तो चलिए आज हमारा सी टेट का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि ये भी मैंने सिलेबस अनुसार तैयार किए हैं। तो चलिए इसमें मैं आपको सिलेबस भी बताऊँगा कि किस प्रकार आएगा। तो चलिए पहले तो सी टेट के बारे में कुछ जानते हैं। तो सी टेट का मतलब होता है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और यह जो प्रैक्टिस सेट लिया है मैंने, यह पेपर फर्स्ट है क्लास 1 से 5वीं तक के लिए। और हिंदी में भी इसका अगर अर्थ जानना चाहते हैं तो आप लोग बाकी पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से उसमें आप सारी जानकारी देख लेना। बाकी ये सभी आप अगर प्रतिदिन आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग खुद, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेंगे, जिससे कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे छूटे नहीं। तो चलिए अब कुछ इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। ये हमारा सी टेट का पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। तो इसके इसका जो समय होगा वह होगा 150 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट यानी कि ढाई घंटे। अब देखते हैं कुछ विषयों के बारे में। इसमें 5 विषय आएँगे। तो यहाँ मैंने विषय के नाम लिख रखे हैं यहाँ, यानी कि जिस प्रकार से आपका सिलेबस है उसकी मैंने पूरी डिटेल दे रखी है। तो जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यह तो सभी के लिए अनिवार्य है। तो यह 30 प्रश्न आएँगे और 30 नंबर के ही होंगे। भाषा फर्स्ट यानी कि हिंदी, यह भी 30 नंबर की आएगी और 30 इसमें अंक होंगे। सॉरी, 30 प्रश्न आएँगे और 30 अंकों के आएँगे। अब भाषा सेकंड है जो, वह है उसमें आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं या आदि, उसमें बहुत सारी भाषाएँ हैं, तो उनमें से आप एक कोई भी चुन सकते हैं, यानी कि अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। तो इसमें किसी ने इंग्लिश ली होगी, किसी ने संस्कृत ली होगी, किसी को उर्दू आती होगी तो उर्दू भी ली होगी। तो यह भी इसके भी 30 प्रश्न आएँगे और जो कि 30 अंक के आएँगे। इसके बाद भाग 4 में आएगी अपनी गणित, जो कि 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर का 30 अंक का आएगा। और भाग 5वाँ जो कि सबसे अंत में आएगा, पर्यावरण अध्ययन अध्ययन। जो कि 30 प्रश्न रहेंगे और 30 अंक के आएँगे। अब टोटल आएगा 150 का, यानी कि कुल अंक प्रश्न भी 150 आएँगे और कुल अंक भी 150 होंगे। अब देखते हैं, जैसे कि अपनी ये गणित है, तो इसमें 30 नंबर की जैसे गणित आनी है, तो इसमें 10 नंबर या 15 नंबर की इसमें गणित से संबंधित शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी भी आएगी। इसी प्रकार से पर्यावरण में भी 10 या 15, मेरे हिसाब से तो 10 ही नंबर की आएगी, बाकी 20-20 नंबर का मेन सब्जेक्ट आएगा। तो चलिए इस प्रकार से हमारा
यह इसका सिलेबस है। तो चलिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले जिस प्रकार से सिलेबस में दिया गया है कि भाग पहला, तो भाग पहले में है बाल विकास अपनी। तो चलिए आज हम बाल विकास को सबसे पहले भाग आ में बाल विकास देखते हैं, भाग पहले में। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। तो शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, यह तो वंशानुक्रम से प्रभाव पड़ता है, तो यह तो है चरित्र पर प्रभाव, यह भी बस वंशानुक्रम पर आधारित है। जैसे कि किसी किसी का अगर पिता आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, जैसे कि कोई आपराधिक काम करता है किसी का पिता, तो उसके बच्चे के 80% चांस यह होते हैं कि वही आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त रहेगा। तो इस पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। या अगर किसी के माता पिता मंद बुद्धि हैं, तो उनके 50 से 60% चांस यही रहते हैं कि उनकी संतान भी अधिकतर मंद बुद्धि ही होती है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यह सभी वंशानुक्रम में क्रम से पड़ने वाले प्रभाव हैं, लेकिन हमें इसमें यह देखना था कि प्रभाव नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो प्रत्येक प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना। पहले इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि यह पूछना क्या चाहता है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, नहीं है पूछा है। पहले तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह एक बार पढ़ लिया करें, उसके बाद आंसर को देखें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम उसका सही से आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसमें पूछा है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है बुद्धिमान बच्चा, तो यह तो लक्षण है। यह तो है। अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, बिल्कुल ही बुद्धिमान बच्चे का है कि हर कार्य को सोच विचार करके ही करना। लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, बहुत जल्दी रट लेना, यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वह रटने का कार्य नहीं करते हैं, उसे समझने का कार्य करते हैं। बाकी प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना, बिल्कुल यह तीनों बुद्धिमान बच्चे के लक्षण है। लेकिन ऑप्शन सी, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पूछा है लक्षण नहीं है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन शरीर से काफी कमजोर है। यानी कि बुद्धि से तो बहुत होशियार है, लेकिन शरीर से कमजोर है, यानी कि दुबला पतला है, काफी कमजोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन शरीर से भी कमजोर हैं। आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है, इसका कारण हो सकता है। तो आप पहले तो क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ के अच्छी तरह समझ लिया करें। यानी कि अगर बच्चा पढ़ाई में या बुद्धि में किसी में भी बहुत ज्यादा होशियार है, लेकिन शरीर से कमजोर है, यानी दुबला पतला है, जब शिक्षक यानी कि टीचर उसके पिता से मिले, तो देखा कि जो बच्चे का पिता है वो भी बहुत होशियार है, लेकिन शरीर से कमजोर है, तो कमजोर है, तो आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता, यह कारण नहीं हो सकता है। पौष्टिक खाना से मतलब थोड़ी है कि पिता भी ना खाए बच्चे भी ना खाए, तो यह कारण नहीं हो सकता है। बाकी दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार हैं, यह भी लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक साथ बीमार होने का कोई मतलब नहीं है। यह वंशानुक्रम का प्रभाव, बिल्कुल यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है, क्योंकि अगर आपके पिता दुबले पतले हैं, तो आपके या माता दुबली पतली है, तो आपके भी 50% चांस रहते हैं कि आप भी दुबले पतले हो सकते हैं। तो यह वंशानुक्रम का प्रभाव है। बाकी इस विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता, यह भी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहां धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरणीय कारक होगा।
वातावरणीय कारक होगा तो वह होगा सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पूछा है कि एक बच्चा तो अच्छे माहौल में रहा है, एक बच्चा अंधविश्वास रूढ़िवाद यानी कि जो जो जंगली क्षेत्र है, मतलब अंधविश्वास टाइप के जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है तो उन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो वह सांस्कृतिक कारक कहलाता है। ऑप्शन सी सांस्कृतिक कारक। यानी कि आप इसको एक साधारण उदाहरण से समझिए। जैसे कोई दो जुड़वा भाई हैं, तो उनको एक को तो शहर में रख दिया और एक को रख दिया गांव में। तो ये एक एक गांव के माहौल में जो गांव के बच्चे गंदे कार्य सीखते हैं वही सीखेगा, और जो शहर का बच्चा है वो अच्छे से शिक्षित पढ़ना लिखना वहां का माहौल सीखेगा। तो यह सांस्कृतिक कारक होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देते। यह नहीं करेंगे क्योंकि पीटने से कोई मतलब नहीं होता है। स्कूल में उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। यह भी नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे का भविष्य इसमें बर्बाद होगा। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसको अच्छे से समझाएंगे और सही मार्गदर्शन करेंगे कि बच्चे गंदी बात नहीं करनी पड़ती है, अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छी सभ्यता सीखो। तो उसको इस प्रकार से शिक्षा देंगे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन और ऑप्शन डी, उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। यह भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। तो इस प्रश्न के वंशानुक्रम उत्तरदायी नहीं हो सकता, वातावरण भी। हाँ, वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है। यानी कि बालक क्या है, क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है आदि प्रश्नों में, तो वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है। और तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, आंतरिक विकास है, शारीरिक विकास बाह्य कारक है, और जो संवेगात्मक विकास है वह भी आंतरिक कारक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी। क्योंकि जो शारीरिक विकास है वह बाह्य कारक है, और जो बौद्धिक और संवेगात्मक विकास है वह आंतरिक कारक। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7। चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं? यानी कि चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं? व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, बिल्कुल होती है। जीविका और जीविका उपार्जन में सहायता नहीं मिलती, बिल्कुल इसमें भी हानि होती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, बिल्कुल यह भी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, मैं सभी ऑप्शन आप लोगों को विश्लेषण करके समझाता हूं, तो वीडियो लंबी जाएगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बता दें कि विश्लेषण करके समझाना है या केवल आंसर देना है, क्योंकि विश्लेषण करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी जाती है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेटों की अधिक से अधिक इससे फायदा मिले, क्योंकि इन जो ये प्रैक्टिस सेट हैं, यह समझिए आपके ये सभी किताबों के निचोड़ हैं। क्योंकि मैं इसमें जो क्वेश्चन लेता हूँ वह 10 क्वेश्चन इस किताब से, 10 क्वेश्चन इस किताब से, 10 इससे, तो इस प्रकार से चुन चुन के क्वेश्चन लेता हूँ। तो आप ये समझिए कि ये सभी किताबों के निचोड़ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वाध्याय संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य
के साथ कार्य करना है, ऐसा कहा गया है। तो ऐसा कहा गया है हेडफील्ड द्वारा, ऑप्शन सी, ऐसा कहा गया है हेडफील्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक स्वाध्याय का उद्देश्य नहीं है। तो मानसिक स्वाध्याय का उद्देश्य नहीं है जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना, ऑप्शन बी, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। तो स्वस्थ व्यक्ति यानी कि मानसिक रूप से, यानी कि उसे कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस में ना हो, मतलब कि उसका मस्तिष्क यानी कि मानसिक संतुलन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, अपना काम देखे, अच्छा खाना खाए, अच्छी नींद ले, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण देखना है। तो स्वमूल्यांकन की योग्यता बिल्कुल यह हमें मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। कैसे? क्योंकि वह स्वयं से मूल्यांकन कर सकता है कि हाँ, मैं कितना कार्य कर सकता हूँ, मैंने क्या कार्य किया है। समायोजनशीलता, वह किसी के भी साथ समायोजनशीलता कर सकता है, बिल्कुल उसे स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास होता है कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ। तो यह सभी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में निम्न में से क्या पाया जा सकता है। वहां पूछा था स्वस्थ व्यक्ति के, और यहाँ पूछा है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के। यानी कि कोई व्यक्ति जैसे चिंता में है, तनाव में है, स्ट्रेस में है, परेशानी में है, तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होता है। तो उसमें आत्मविश्वास की अधिकता यह नहीं होगी अस्वस्थ व्यक्ति में। क्रोध की अधिकता अब अस्वस्थ है, तो यह तो क्रोध की इसको अपन 50-50% में ले सकते हैं। बाकी तनाव की अधिकता उसमें जरूर होगी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में। और बाकी ये मैंने 50-50 इसलिए लिया है क्रोध की अधिकता, क्योंकि क्रोध तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को भी आ सकता है और स्वस्थ व्यक्ति को भी आ सकता है। जैसे कोई मानसिक रूप से स्वस्थ है लेकिन उससे किसी की बातचीत हो जाए तो क्रोध तो उसे भी आ सकता है, इसलिए इसको 50-50 लिया है। लेकिन तनाव की अधिकता मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में जरूर होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी ये तो स्वस्थ व्यक्ति है, हर्ष की अधिकता यानी हर्ष मतलब खुशी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तनाव की अधिकता रहती है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। वहां स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण पूछे थे, लेकिन यहाँ ये पूछा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं है। तो स्वमूल्यांकन की योग्यता, यानी जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका यह लक्षण तो होता है कि वह स्वयं द्वारा मूल्यांकन कर सकता है। यह तो है आत्मविश्वास, यानी उसे स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास भी रहता है कि वह यह कार्य कर सकता है। यह भी है समायोजनशीलता, वह किसी के भी साथ समायोजनशीलता कर सकता है, यह भी है। लेकिन संवेगात्मक अस्थिरता, अस्थिरता यह मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी, संवेगात्मक अस्थिरता, यानी कि उसके अंदर के जो संवेग हैं, हंसी खुशी, गम दुख है, तो यह संवेगात्मक अस्थिरता का मतलब कि वह रोक नहीं सकता, मतलब कि अपने अंदर ना तो खुशी जाहिर करता है ना दुख जाहिर करता है, मतलब इस प्रकार की। तो अगर यहाँ संवेगात्मक स्थिरता होती तो यह भी लक्षण होता, लेकिन यहाँ है अस्थिरता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कारक मानसिक स्वाध्याय को प्रभावित नहीं करता है। मानसिक स्वाध्याय यानी कि जो व्यक्ति का मानसिक यानी कि मस्तिष्क के जैसे स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, तो इसको प्रभावित नहीं करता है, करता है। तो शारीरिक, यह तो मानसिक स्वाध्याय को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो वह मानसिक रूप से भी बीमार हो जाएगा, अरे मुझे बुखार है, दवा करवाने जानी है, तो यह तो करता है। लेकिन धार्मिक, धार्मिक ऑप्शन बी, धर्म से मानसिक स्वाध्याय को प्रभावित करने का कोई मतलब नहीं है। भाई धर्म है, मानो या आपकी इच्छा है तो मानो, ना आपकी इच्छा नहीं है तो मत मानो। तो यह मानसिक स्वाध्याय को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन बी। बाकी समाज करता है, आकस्मिक भी करता है। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है? तो चिंता, अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता, अस्वस्थता का मतलब कि वह मानसिक रूप से बीमार है, तो कारण नहीं है। तो चिंता तो है, तनाव भी है, और निद्रा, निद्रा यानी कि नींद, नींद मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अच्छी तरह नींद आती है तो ना तो उसे चिंता होगी ना तनाव होगी। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निद्रा मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। बाकी भगनासी भी है, चिंता, तनाव, भगनासी ये सभी मानसिक अस्वस्थता के कारण है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो तो आत्मविश्वास, आत्मविश्वास स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। तनाव, तनाव स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है, क्योंकि क्योंकि अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो फिर उसे तनाव तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता तनाव नहीं है। बाकी समायोजन की योग्यता, आत्म मूल्यांकन, यह सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ पुस्तक का संबंध है। तो द माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ पुस्तक का संबंध है मानसिक स्वाध्याय विज्ञान से, ऑप्शन बी, मानसिक स्वाध्याय विज्ञान से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, मानसिक स्वाध्याय विज्ञान का उद्देश्य है। तो मानसिक स्वाध्याय विज्ञान का उद्देश्य है मानसिक रोगों का उपचार करना, ऑप्शन सी, मानसिक रोगों का उपचार करना। क्वेश्चन नंबर 19, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो इसके लिए हम बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, इससे भी कुछ नहीं होगा। बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन ए, 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 2 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रियां नहीं है? तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। मानव की ज्ञानेंद्रियां नहीं है, यानी कि जिससे मानव को ज्ञान होता है वह इंद्रियां नहीं है। तो गला, यहाँ तो ऑप्शन पहला ही मिल गया, गला, गला ज्ञानेंद्री नहीं है, ऑप्शन ए। अब ज्ञानेंद्री का मतलब, क्योंकि गला हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं कराता है, इसलिए गला ज्ञानेंद्री नहीं है। बाकी नाक, नाक हमें खुशबू बदबू का ज्ञान कराती है, इसलिए यह भी ज्ञानेंद्री है। आंख, आंख हमें दिखाती है कि यह चीज भारी है, यह छोटी है, यह पेड़ है, यह मान के चलिए यह आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है, मतलब हर चीज का ज्ञान कराती है, तो यह भी ज्ञानेंद्रिय है। जीभ, जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है कि खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, क्या है, तो जीभ भी एक ज्ञानेंद्रिय है। बाकी गला हमें कोई भी ज्ञान नहीं कराता है, इसलिए यह ज्ञानेंद्रिय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? तो आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन विकास से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी, आकार में परिवर्तन। बाकी कार्य क्षमता में वृद्धि, यह भी विकास से संबंधित है। व्यवहार में परिवर्तन, यह भी विकास से संबंधित है। स्वभाव और एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, यह भी विकास से संबंधित परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 23, आप अपनी कक्षा में से
कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? क्या चुनेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रत्येक माह उनकी रुचियों, यानी कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं उनकी हमें जो रिपोर्ट तैयार करना है, तो उनको जैसे छात्रों की प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। ऑप्शन डी। तब उसके बाद हम छात्रों की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए हम जैसे कोई क्लास है, उसमें जो टीचर है वह बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इसके लिए जो ईमानदार बच्चे हैं उनको पुरस्कृत करेंगे। ऑप्शन सी। जिससे जो बेईमान बच्चे हैं उनको भी लगेगा कि हमें भी ईमानदार बनना चाहिए, जिससे एक दिन हमें भी पुरस्कार मिले, और बेईमानी एक गंदी चीज है, तो ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर मानव का विकास होता है, यह कथन सत्य है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो बच्चा बाल्यावस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 27, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? तो इस स्थिति में ऑप्शन बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वंदूरा और वोल्टायर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी, वंदूरा और वोल्टायर्स। क्वेश्चन नंबर 29, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था डोलार्ड और मिलर ने। ऑप्शन ए, डोलार्ड और मिलर ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अंतिम प्रश्न। जैसा कि मैंने ऊपर सिलेबस में भी बताया है कि 30-30 के पांच भाग हैं, जो 30-30 नंबर के आएंगे। इस प्रकार 150 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो बाल विकास का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन बी। इस प्रकार हमारा भाग पहला, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं भाग दो हिंदी भाषा भाषा फर्स्ट, यानी कि हिंदी भाषा फर्स्ट में तो सभी की जहां तक है हिंदी ही होगी, क्योंकि आप जैसे भाषा फर्स्ट में इंग्लिश भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हिंदी ही लें।
आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, तो आपको सेकंड भाषा में फिर आप इंग्लिश नहीं ले सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ हिंदी ली है तो आप वहाँ हिंदी नहीं ले सकते हैं। यानी कि भाषा फर्स्ट में आप ने जैसे हिंदी ले ली तो भाषा सेकंड में आप फिर से हिंदी नहीं ले सकते हैं। तो चलिए भाग 2 भाषा फर्स्ट हिंदी। पहले तो निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 9। तो जो अपना जो हिंदी यानी है भाषा फर्स्ट, इसमें सबसे पहले एक गद्यांश आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक उसमें क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद एक पद्यांश आएगा जिसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो 9 6 15 यानी कि एक पद्यांश एक गद्यांश में 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और 15 क्वेश्चन हिंदी शिक्षा शास्त्र से आएंगे। इस प्रकार 30 क्वेश्चन हिंदी में आएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से 9 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो गद्यांश है इसको आप पढ़ लें। बाकी मैंने पीडीएफ डाल दी है तो आप वहां से डाउनलोड कर आप घर पे पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा ये पद्यांश और गद्यांश तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी और आप जब मैं गद्यांश पढ़ूंगा तो आप उतना वीडियो भी स्क्रिप्ट कर दोगे तो पढ़ने से भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप लोग और वैसे भी मैं पीडीएफ डाल देता हूं तो वहां से आप डाउनलोड करके अपना घर पर भी पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आप लोग या इसे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। तो मनु को उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, इस गलती का एहसास हुआ। जैसा कि जब आप ऊपर गद्यांश पढ़ते तो उसी के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई है। क्योंकि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। ऑप्शन ए दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। तो गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है। तो इसका अर्थ है पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। ऑप्शन डी पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप होगा काम। यानी कि जो तत्सम शब्द होते हैं वह तो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं और जो तद्भव शब्द होते हैं वह थोड़ी बहुत चेंज होके हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे कि कार्य तो या तो संस्कृत का शुद्ध शब्द है यानी कि तत्सम शब्द है और कार्य का तत्भव होगा काम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा वैचारिक। ऑप्शन ए। तो प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ विचार वैचार यह एक मूल शब्द है लेकिन इसमें एक प्रत्यय लगाकर वैचारिक बनाया गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में हिंदी की नई विद्या है। तो हिंदी की नई विद्या डायरी भी है, रिपोर्ट ताज भी है, लघु कथा भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अब देखते हैं सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 10 से 15 निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो हिंदी के 30 क्वेश्चन आने हैं तो उसमें एक तो आएगा 9 नंबर का गद्यांश और एक आएगा 6 नंबर का पद्यांश जो कि अभी हमारा यहाँ आ रहा है। यानी कि एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। तो गद्यांश में 9 क्वेश्चन आएंगे और पद्यांश में 6 क्वेश्चन आएंगे। तो प्रश्न संख्या 10 से 15 निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको मैं पद्यांश को पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि यह ज्यादा बड़े नहीं होते हैं जबकि गद्यांश बहुत बड़े होते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और सत्य शोषण का, जिससे दबाता एक जन भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच वह जल से क्यों न उठा लेता निज संचित अर्थ पाप के बल से। और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई है पृथ्वी विनीत नभ तल है। अब इसके आधार पर हमें जो कि क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक है उनके आंसर देना है। कवि ने शोषण का शस्त्र किसे माना है? तो कवि ने शोषण का शस्त्र भाग्यवाद को माना है। ऑप्शन सी भाग्यवाद को माना है। क्वेश्चन नंबर 11 भाग्यवाद क्या है? तो भाग्यवाद पाप का आवरण है। ऑप्शन सी भाग्यवाद पाप का आवरण है। क्वेश्चन नंबर 12 उपरोक्त पद्यांश में कवि ने वसुधा यानी कि पृथ्वी को क्या उगलने की बात कही है? तो वसुधा यानी कि पृथ्वी को रत्न उगलने की बात की है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 नर समाज का भाग्य क्या है? तो नर समाज का भाग्य श्रम और भुजबल है। ऑप्शन डी श्रम और भुजबल है। क्वेश्चन नंबर 14 श्रम और भुजबल के समक्ष कौन झुका हुआ है? तो श्रम और भुजबल के समक्ष प्रकृति झुकी हुई है या झुका हुआ है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 भू धरा तथा धरती किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो भू भी पृथ्वी को कहते हैं, धरा भी पृथ्वी को कहते हैं और धरती भी पृथ्वी को कहते हैं। तो यह सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन डी। अब निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 30 तक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक हमारी जो कि हिंदी शिक्षा शास्त्र है उसके 15 क्वेश्चन हैं। बाकी एग्जाम्स में 15 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ 10 से कम नहीं आएंगे और 15 से ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो 10 ही आएंगे, लेकिन मैंने कहीं कहीं 15 लिए हैं किसी सब्जेक्ट के, किसी के 10 लिए हैं शिक्षा शास्त्र के। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। यह कथन असत्य है क्योंकि भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने का कार्य करती है, लेकिन यहाँ लिखा है नहीं करती है, इसलिए यह कथन असत्य है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद आंसर दें कि आखिर यह क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 भाषा शिक्षण है। तो भाषा शिक्षण यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। बिल्कुल यह जानना भाषा शिक्षण है। यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, हाँ यह भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों भाषा शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 18 भाषा शिक्षण आवश्यक है। तो भाषा शिक्षण आवश्यक है भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बिल्कुल बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 19, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता, बिल्कुल। पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास, बिल्कुल। केवल पठन कौशल का विकास यह नहीं है, क्योंकि केवल पठन में कौशल का विकास बस थोड़ी है भाषा का विकास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, बाकी सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी, बिल्कुल यह तो सही है। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है, बिल्कुल व्याकरण के माध्यम से ही उसकी नियमबद्ध व्यवस्था को जाना जा सकता है। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। तो यह कथन सही नहीं है। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए, जबकि अपनाना चाहिए, इसलिए यह कथन सही नहीं है। क्योंकि अगर भाषा की हमें शुद्धता चाहिए तो कुछ कठिन व्यवहार भी अपनाना होगा, लेकिन यहाँ है नहीं अपनाना चाहिए, इसलिए यह कथन सही नहीं है। बाकी समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर, ऑप्शन ए स्किनर। क्वेश्चन नंबर 22, स्किनर और पावलोव की अवधारणा ... में अलग नहीं है। तो स्किनर और पावलोव की अवधारणा प्रतिक्रिया सामान्यीकरण में अलग नहीं है, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया सामान्यीकरण में। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण का स्किनर सिद्धांत ... सिद्धांत है सिद्धांत पर आधारित है। तो यह है ऑपरेशनिज्म, ऑप्शन सी ऑपरेशनिज्म, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है चोम्स्की का, ऑप्शन ए चोम्स्की का। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा सीखने में सहायक है। तो भाषा सीखने में सहायक है, परिवेश भी है, परिवार भी है, विद्यालय भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि... तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, ऑप्शन वी, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है, यह है शाब्दिक अधिगम, ऑप्शन सी, यह है शाब्दिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन है। तो यह कथन है वाइगोत्स्की का, ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। तो भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, ऑप्शन सी, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 30 है, और भाग दो भाषा फर्स्ट का अंतिम प्रश्न है। भाषा एक ... विषय है। तो भाषा एक व्यावहारिक विषय है, ऑप्शन सी, भाषा एक व्यावहारिक विषय है, व्यावहारिक विषय है। इस प्रकार हमारा भाग दो भाषा फर्स्ट हिंदी भी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं भाग 3 यानी कि भाषा सेकेंड। तो भाषा सेकेंड ने दे भाषा सेकेंड मैंने इस प्रैक्टिस सेटों में इसलिए नहीं डाली है क्योंकि द्वितीय भाषा आप
जैसे कि आप लोग ये तो आप पीडीएफ में पढ़ लेना, आप लोगों को मैं वैसे समझा देता हूँ। जो कि भाषा द्वितीय है, भाषा द्वितीय है। जैसे मैं भाग 2 भाषा प्रथम एक तो हिंदी डाल दी, लेकिन भाग 3 है यानी कि भाषा जो द्वितीय है, इसमें मैंने यह प्रैक्टिस सेटों में भाषा द्वितीय इसलिए नहीं डाली है, क्योंकि आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं, तो उन्होंने सब लोगों ने किसी ने संस्कृत ले रखी होगी, किसी ने उर्दू ले रखी होगी, किसी ने इंग्लिश ले रखी होगी और किसी ने भाषा सेकंड में हिंदी ले रखी होगी, यानी सभी लोगों ने अलग अलग भाषाएं ले रखी होगी। इसलिए मैंने भाषा सेकंड में कोई भी भाषा नहीं डाली है, ना तो हिंदी डाली है, ना इंग्लिश डाली है और ना ही उर्दू या संस्कृत कोई भी नहीं डाली है। तो आप भाषा भाषा सेकंड के लिए यानी कि भाग 3 के लिए आपने जैसे भाषा सेकंड में अगर जिसने संस्कृत ले रखी है और जिसने इंग्लिश ले रखी है, जिसने उर्दू ले रखी है, तो अपनी एक अलग से सेकंड भाषा की बुक लेके आप केवल उसका बस रिवीजन अलग से कर लें। बाकी जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। इनको कंप्लीट कराना मेरा काम है, मेरा काम है। चलिए, चलिए तो आप जिसने भी भाषा सेकंड में किसी ने संस्कृत इंग्लिश जो भी ले रखी है, उसकी एक अलग से बुक लेके आप उससे उससे अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए, अब देखते हैं भाग 4। अब भाग 4 जो कि हमारा गणित है, यानी कि मैथ है। यह भी 30 नंबर का आना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि जो 30 नंबर के जो 5 खंड हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5, तो जो भाग 4 है इसमें गणित आएगी 30 नंबर की। तो 30 नंबर जैसा कि मैंने ऊपर भी समझाया कि 30 नंबर में 10 से 15 नंबर की शिक्षा शास्त्र आएगी हर विषय की। तो इसमें मैंने जो गणित है, इसमें 10 नंबर की शिक्षा शास्त्र ली है, यानी कि 10 क्वेश्चन लिए हैं। बाकी 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैथ है, इसमें जो गणित के मुख्य विषय के प्रश्न हैं, कैलकुलेशन वाले, वो 20 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन गणित शिक्षा शास्त्र से आएंगे। तो इसमें मैंने जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, वो इसलिए नहीं लिए हैं कि एक तो यहाँ से प्रैक्टिस सेट में समझाने का भी उतनी जगह नहीं होती है और दूसरी बात वीडियो भी बहुत लंबी जाती है। इसलिए मैंने इसमें जो मैथ के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वह नहीं लिए हैं। जो कि हमारी गणित की शिक्षा शास्त्र है उसके मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कि हमारी जो बाल विकास है, बाल विकास है, 30 नंबर की बाल विकास, 30 नंबर की भाषा फर्स्ट हिंदी, 30 दूनी 60 और जो कि 10 से 15 नंबर की मैं यहाँ हर प्रैक्टिस सेट में गणित की शिक्षा शास्त्र पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि अगर 10 या 15 नंबर की लूंगा तो 75 हो गए, यानी कि 30 दूनी 60 और 15 नंबर की मैं यहाँ मैथ की शिक्षा शास्त्र ले लूंगा और 30 नंबर की हम पर्यावरण अध्ययन भी हर प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमारा जो टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं वह 105 हो रहे हैं। तो आप इसकी गारंटी मुझ पर छोड़ दीजिए। इन 105 क्वेश्चनों को मैं कंप्लीट करवा के दूंगा। आप लोगों को प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट और चुन चुन के सभी किताबों का निचोड़ दूंगा। बाकी आपका जो द्वितीय भाषा में जिसका मैं जैसे किसी का संस्कृत है, इंग्लिश है, तो वह अपने हिसाब से उसकी एक अलग से बुक लेके और अपना अपना उसको अपने अपने विषय को पढ़ सकते हैं। बाकी 30 और 15 नंबर की मैथ, इन 45 नंबर को बस आप लोग अलग से तैयार कर लें और अगर ना भी करें तो इनको क्वालिफाइंग करवाना मेरा काम है। 105 या 100 क्वेश्चन कंप्लीट मैं करवा के दूंगा। तो चलिए, अब गणित शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैंने 10 सम्मिलित किए हैं और मैं हर प्रैक्टिस सेट में 10 से 15 गणित शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। बस 15 जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है मैथ के वह छूटे हैं और द्वितीय भाषा मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि सभी की अलग अलग है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला, यह वास्तविकता है कि
गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। वो युक्त दृष्टिकोण है, तो युक्त दृष्टिकोण है शिक्षा नीति 1986 का। ऑप्शन बी, शिक्षा नीति 1986 का। क्वेश्चन नंबर 2, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। तो गणित की प्रकृति एवं संरचना में गणित एक रसहीन विशेषता है, रसहीन विषय है, यह विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन बी, गणित एक रसहीन विषय है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? तो गणित यह एक तार्किक है, यह गणित की प्रकृति है। ऑप्शन सी, यह तार्किक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो यह कहा है बेंजामिन पेरेक ने। ऑप्शन डी, बेंजामिन पेरेक ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, गणित सभी विषयों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है। तो यह कथन है बेकन का। ऑप्शन ए, यह कथन है बेकन का। क्वेश्चन नंबर 6, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। तो गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही। ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो यह अधिगम की अवबोधन उद्देश्य की प्राप्ति है। ऑप्शन डी, यह अधिगम के अवबोधन उद्देश्य की प्राप्ति है। क्वेश्चन नंबर 8, गणित को कहा जाता है। तो गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। ऑप्शन डी, गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 9, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है किलपैट्रिक ने। ऑप्शन ए, यह परिभाषा दी है किलपैट्रिक ने। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है शैक्षणिक उद्देश्य। ऑप्शन सी, शैक्षणिक उद्देश्य। ऑप्शन सी। इस प्रकार हमारे जो कि भाग 4 का विषय गणित है उसकी में हमने 10 क्वेश्चन गणित और शिक्षा शास्त्र के देख लिए। अब देखते हैं हमारा भाग 5 और अंतिम भाग है जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से घर के निर्माण में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो घर के निर्माण के लिए भौगोलिक स्थिति भी प्रभावित करती है, निर्माणकारी चीजों की उपलब्धता भी प्रभावित करती है, जलवायु भी प्रभावित करती है। तो आंसर होगा सभी प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी, सभी प्रभावित करते हैं। सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? तो सबसे ऊंचे पेड़ पर चील घोंसला बनाता है। ऑप्शन ए। आप देखना जो चील है वह घोंसला बनाएगी तो कहीं पहाड़ों के ऊपर होंगे पेड़, वहां पर घोंसला बनाएगी। तो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला चील बनाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के प्रमुख निम्न में से कौन सा है? यानी कि प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? थोड़ी सी टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक हो गई होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। इसके लिए आप यहाँ सही कर लेना। अपरदन के प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? तो यह वायु अपरदन के द्वारा भी होता है, जल अपरदन के द्वारा भी होता है। तो ऑप्शन सी, यानी कि मृदा कटाव और उसके बहाव में
वायु के द्वारा भी मृदा कर सकती है और जल के द्वारा बह सकती है, यानी कि वायु द्वारा भी अपरदन होता है और जल अपरदन भी होता है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। तो कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है, तो वह कहलाती है डोंगे। ऑप्शन बी, डोंगे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं? तो इसमें की जाती है नीम और कीकड़। नीम और कीकड़। ऑप्शन बी, क्योंकि नीम और कीकड़ की लकड़ी में दीमक नहीं लगता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, घरों में बच्चे रहते हैं, तो घरों में बच्चे रहते हैं सुरक्षित। ऑप्शन ए, घरों में बच्चे रहते हैं सुरक्षित। क्वेश्चन नंबर 7, किसी जीव का परिवेश जिसमें वह रहता है कहलाता है। तो किसी जीव का परिवेश जिसमें वह रहता है तो वह आवास भी कहलाता है और आश्रय भी कहलाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, मरु स्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? मरु स्थलों यानी कि सूखे क्षेत्रों में, जैसे कि हमारे भारत का थार रेगिस्तान हुआ और सहारा रेगिस्तान हुआ पूरे विश्व का। तो ऐसे मरु स्थलों में रहने वाले जीव जंतु यानी कि जो वहां जीव जंतु रहते हैं, तो वह अपने को ताप यानी कि गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? तो वह भूमि के नीचे रहते हैं, यानी कि जो जमीन है उसमें गड्ढा करके उसके नीचे रहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे आस पड़ोस के तालाबों में शिस्तत पौधों की संरचना होती है। तो हमारे आस पड़ोस के तालाबों में शिस्तत पौधों की संरचना होती है, तो वह होती है उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। ऑप्शन बी, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? तो पहले तो आप ये समझिए कि उभयचर होता क्या है। तो उभयचर वह जीव होता है जो मिट्टी में भी मतलब कि मिट्टी में भी जीवित रह सकता है और जल में भी जीवित रह सकता है। तो वह है मगरमच्छ। ऑप्शन सी, क्योंकि मगरमच्छ पानी में भी बराबर अपनी त्वचा से सांस लेता है, मिट्टी में ऊपर आने पर अपने मुंह से सांस लेता है। तो मगरमच्छ एक उभयचर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है? तो अस्थायी आधार पर लंबी समयावधि के लिए निर्मित है। तो अस्थायी, जब यहाँ खुद ऑप्शन में ही अस्थायी लग गया तो वो स्थायी घरों के संबंध के लिए उपयुक्त कथन कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्थायी आधार पर लंबी समयावधि के लिए निर्मित है अस्थायी रूप से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी बहुत अधिक मजबूत यह स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन है। टिकाऊ व अधिक समय तक चलने वाले सीमेंट, ईंटों व लोहे के प्रयोग से बने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका जवाब तो आप लोग शायद सभी लोग दे देंगे, क्योंकि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जल तो हमें प्राकृतिक यानी पहले से ही मौजूद मिला, तो यह तो प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन संस्था यह मानव द्वारा बनाई गई एक स्थापित की गई एक संगठन होता है जिसे संस्था कहते हैं। तो यह एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी खनिज प्राकृतिक है, ऊर्जा भी प्राकृतिक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं आदि होती हैं।
तो वह है भू संसाधन, यानी कि भूमि पर जो संसाधन है। बाकी मृदा संसाधन अकेला नहीं हो सकता है, जल संसाधन अकेला नहीं हो सकता, वन संसाधन अकेला नहीं हो सकता, जबकि भू संसाधन, भू का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी पर मृदा भी आ जाती है, जल भी आ जाता है, वन संसाधन भी आ जाते हैं, सभी जीव जंतु यानी भू संसाधन जो पृथ्वी पर है सभी आ जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, भू संसाधन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है? तो भारत के 43% भौगोलिक क्षेत्र पर मैदान है, ऑप्शन सी 43%। क्वेश्चन नंबर 15, भूमि की विशेषताओं में शामिल है? तो भूमि की विशेषताओं में सीमित क्षेत्र भी शामिल है, अनासवान भी शामिल है, गतिहीन भी शामिल है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत है? तो भारत में लगभग 57% भूमि कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत है, ऑप्शन बी 57%। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किस प्राकृतिक शक्तियों से भूमि निम्नीकरण सबसे अधिक होता है? तो भारत में जल प्राकृतिक शक्तियों से भूमि निम्नीकरण सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए जल शक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपहार है? तो स्वयं, या तो मनुष्य स्वयं द्वारा मेहनत करता है, पूंजी पैसा भी मनुष्य स्वयं द्वारा जोड़ता है, बाकी भूमि यह तो हमारी प्रकृति की देन है, तो यह एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक उपहार है भूमि। बाकी संगठन यह भी मनुष्य स्वयं द्वारा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है? तो भारत में वन भूमि का प्रतिशत यानी कि कितनी प्रतिशत भूमि पर जंगल है? तो यह है 21.4%, ऑप्शन सी, यानी कि भारत में 21.4% जगह में वन है। क्वेश्चन नंबर 20, मृदा निर्माण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो मृदा निर्माण उच्चावच से भी होता है, जलवायु से भी होता है, संस्तर सेल से भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21, तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो इसके लिए बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है, बिल्कुल डालता है। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। पर्यावरण संबंधित अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। पर्यावरण समस्याओं की जटिलता के समस्या समाधान के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी और सी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन वानिकी से संबंधित है? तो वानिकी वनों का प्रबंधन है, बिल्कुल वानिकी वनों का प्रबंधन है, यानी कि वनों की देखरेख का प्रबंधन। वानिकी एक वैश्विक क्रिया है, बिल्कुल वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। वानिकी वनों का संरक्षण है, यानी कि वनों का बचाव करना, वानिकी वनों का बचाव करना है, बिल्कुल है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी और सी तीनों वानिकी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह विज्ञान शिक्षण का ... एकीकृत उपागम है। ऑप्शन सी, एक एकीकृत उपागम है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भूगोल का भी अध्ययन करना चाहिए, जीव विज्ञान का भी अध्ययन करना चाहिए और स्वाध्याय पोषण का भी अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल का भी किया जाता है, जीव विज्ञान का भी किया जाता है और स्वाध्याय एवं पोषण का भी अध्ययन किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और पूरी पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, ना कि केवल जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी यह तीनों तो सत्य कथन हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। बिल्कुल पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य में क्या संबंध है? तो पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य में बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। यह पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से संबंध है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और साथ में भाग 5 पर्यावरण अध्ययन का भी अंतिम प्रश्न है। किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है? तो यह होता है 5 से 7 वर्ष का बालक। ऑप्शन ए, 5 से 7 वर्ष का बालक। ऑप्शन ए। इस प्रकार हमने CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हमारा जून या जुलाई में 2023 में अभी आगे होगा। इसके लिए जो हम CTET के प्रैक्टिस सेट यानी कि पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5वीं तक के जो प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। और साथ में PDF भी डाउनलोड करें, क्योंकि मैं अपने इस YouTube चैनल पर प्रतिदिन, अभी जैसे कि हमने पिछले माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट तैयार करके मैंने डाले हैं। तो जिनका भी वर्ग 2 का पेपर एग्जाम सभी बाकी है, तो वह मेरे YouTube चैनल RM एजुकेशन पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की प्ले लिस्ट देखकर उसमें सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।